हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। यानी वीडियो को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट हाफ में हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइकिल के बारे में समझेंगे, सिंपल सा, जिसको कोई भी लिख सकता है। और जो लास्ट पार्ट होगा वीडियो का, वो थोड़ा सा एडवांस पार्ट होगा, जहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से अलग अलग लार्वल फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन होता है, किस तरीके से पिग के अंदर इन्फेक्शन होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। टीनिया सोलियम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जहां पे उसके हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से उसको जाके देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है मेनली फोकस्ड होगा हमारे लाइफ साइकिल के ऊपर। टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल कैसे होता है, इसके ऊपर ये टोटली वीडियो कन्फाइंड है। तो फर्स्ट हाफ में सिंपल सा लाइफ साइकिल समझेंगे, सेकंड हाफ में थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, थोड़ा सा बीएससी की तरफ जाएंगे। और अगर आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। उससे पहले अगर हम बात करें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने अलग अलग टाइप के कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है, जैसे कि जिसमें से यूपीएलटी ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, बीएससी जियोलॉजी हो गया या बीएससी मैथ्स हो गया। इसके अलावा कॉमर्स के कोर्सेज भी अभी जस्ट हमने लेटेस्ट लॉन्च किए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं टीनिया सोलियम के बारे में। तो आपको ये पता होगा कि जो टीनिया सोलियम है वो फाइलम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज प्लेटीहेल्मिन्थीज के क्लास सिस्टोडा को बिलोंग करता है। ठीक है। और सिस्टोडा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टीनिया सोलियम की बात कर रहे हैं। तो जो टीनिया सोलियम है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बिल्कुल लिवर फ्लूक्स के जैसी होती है। यानी कि ये भी अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। ठीक है। अब क्योंकि ये अपने लाइफ साइकिल को दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक नेचर का होता है। ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होगा, डाइजेनेटिक इन नेचर। लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक इन नेचर। डाइजेनेटिक इन नेचर का मतलब क्या है कि ये जो अपनी लाइफ साइकिल है दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है, यानी कंप्लीट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। दो होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। और यहां पे जो दोनों होस्ट की बात करें तो यहां पे दो होस्ट कौन कौन से होते हैं। अगर प्राइमरी होस्ट की बात करें, प्राइमरी होस्ट, तो प्राइमरी होस्ट हमेशा आपका वर्टिब्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही वर्टिब्रेट्स हैं, तो सबसे एडवांस फॉर्म को प्राइमरी होस्ट मानेंगे। तो सबसे एडवांस फॉर्म आ गया यहाँ पे मैन। तो ध्यान रखना है कि प्राइमरी होस्ट कैसा होगा, मैन होगा। और जो सेकेंडरी होस्ट है वो होता है आपका पिग। ठीक है। तो ये जो आपका टीनिया सोलियम है वो दो होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। प्राइमरी होस्ट होगा आपका मैन और सेकेंडरी होस्ट क्या होगा, पिग। ठीक है। अब पहले हम समझ लेते हैं कि लाइफ साइकिल किस तरीके से कंप्लीट होता है, इसको समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सपोज कीजिए कोई एक ऐसा ह्यूमन है जो मीजली पॉर्क, क्या बोल सकते हैं, पॉर्क मीट कंज्यूम करता हो। ठीक है। तो अगर कोई ह्यूमन जो पॉर्क मीट कंज्यूम करता है, उस केस में होगा क्या कि जो पॉर्क मीट है, पॉर्क मीट के अंदर यहाँ पे जो टीनिया सोलियम है उसका एक इन्फेक्टेड स्टेज प्रेजेंट होता है। और उस इन्फेक्टेड स्टेज को हम बोलते हैं सिस्टी सर्कस। ये नाम याद रखना है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टी सर्कस बोलते हैं। ये जो सिस्टी सर्कस जो पिग के मसल्स के अंदर या पिग के मीट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ऐसे मीट को क्या नाम देंगे, मीजली पॉर्क। ऐसे मीट को क्या नाम देंगे, मीजली पॉर्क बोलेंगे। ठीक है। तो जब कोई ह्यूमन एक ऐसे पॉर्क मीट को खाता है जिसके अंदर टीनिया सोलियम का ऑलरेडी सिस्टी सर्कस या इन्फेक्टेड स्टेज प्रेजेंट होता है, तब ये जो पूरा का पूरा जो टीनिया सोलियम का इन्फेक्टेड स्टेज जो सिस्टी सर्कस है वो डायरेक्टली क्या होगा, ह्यूमन के अंदर एंटर करेगा। ठीक है। अब जैसे ही सिस्टी सर्कस ह्यूमन के अंदर एंटर करता है, अब इस सिस्टी सर्कस के अंदर क्या होगा, ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। और वो स्टार्ट कब होगा,
जब ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है तो ये क्या करेगा, जो सिस्टिक सर्कस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा सब म्यूकोसा लेयर से जाकर अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। यानी क्या होगा, जो सिस्टिक सर्कस है, सिस्टिक सर्कस के बाद उसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, स्कॉलेक्स डेवलप होगा, ठीक है, कॉलेक्स के बाद नेक डेवलप होगा, और उसके जस्ट नीचे प्रोग्लोटिड्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। इस तरीके से धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़नी चली जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे इसका ग्रोथ होना स्टार्ट होता है तो जो सबसे लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड बोलते हैं। अब ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप मेरे जो पहला वीडियो बनाया था मैंने टीनिया सोलियम का, उसमें जाकर उसको देख सकते हो, वहां पे मैंने इस चीज को बहुत डिटेल कर रखा है। तो ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होते हैं, ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड क्या होगा कि ह्यूमन के वेस्ट के साथ, ह्यूमन के स्टूल या एक्सक्रीटा के साथ क्या होगा, उसके बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। और ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड है उसके अंदर एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं एपोलाइसिस, ठीक है। यानी एपोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेविड प्रोग्लोटिड। तो ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड टूट के ह्यूमन बॉडी से बाहर आ जाता है वेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब जब वेस्ट की फॉर्म में बाहर आएगा तो ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है इसके अंदर इन्फेक्टेड स्टेज प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑन्कोस्फेयर लार्वा। इसको क्या बोलेंगे, ऑन्कोस्फेयर लार्वा। अब ये जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा होता है ग्रेविड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ग्रेविड का जो आउटर लेयर है वो डिसॉल्व हो जाता है, ऑन्कोस्फेयर लार्वा बाहर रहता है। अब ये जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा है ये जनरली क्या होता है, पिग के बॉडी के अंदर एंटर करता है। पिग के बॉडी के अंदर क्यों एंटर करता है, क्योंकि जो पिग है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो जैसे ही कोई पिग ह्यूमन एक्सक्रीटा को खाता है, ठीक है, तो ये जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा है वो पिग के डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चला जाता है, या बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चला जाएगा। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे ही ऑन्कोस्फेयर लार्वा पिग के स्टमक में पहुंचेगा तो जो स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट है इसके ऊपर की लेयर को डिसॉल्व कर देता है। डिसॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हेक्साकैंथ लार्वा का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये हेक्साकैंथ लार्वा धीरे धीरे पिग के मसल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और उसके बाद फिर से वो साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक तो तरीका ये है, इस कंडीशन को बोलते हैं टीनियसिस, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो यहाँ पे ऑन्कोस्फेयर लार्वा है ये डायरेक्टली क्या है, ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है। अब ह्यूमन इसको डायरेक्टली कैसे कंज्यूम कर लेता है कि सपोज करो कोई भी कॉन्टैमिनेटेड फूड या वाटर उसने खाया या पिया, तो उससे क्या होगा कि जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा पिग के थ्रू दोबारा से आना चाहिए था, अब ये ऑन्कोस्फेयर लार्वा डायरेक्टली ह्यूमन के अंदर जा रहा है। अब जब डायरेक्टली ऑन्कोस्फेयर लार्वा उसके अंदर जाएगा तो फिर वो भी क्या करेगा, वही साइकिल फॉलो करेगा जो पिग के अंदर फॉलो कर रहा था। यानी सबसे पहले उसके अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद क्या है, इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा, मसल के अंदर चला जाएगा, और मसल के अंदर जाने के बाद क्या है, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टिक सर्कस के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही ऑन्कोस्फेयर से सिस्टिक सर्कस में कन्वर्ट हो रहा है, सिस्टिक सर्कस में कहाँ कन्वर्ट होगा, ह्यूमन के मसल के अंदर, ब्रेन के अंदर। तो इस डिजीज को हम बोलते हैं सिस्टिक सर्कोसिस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन सिस्टिक सर्कोसिस। अगर पिग के थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है तो बोलेंगे टीनियसिस, और लेकिन अगर डायरेक्टली ऑन्कोस्फेयर लार्वा इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिस्टिक सर्कोसिस। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है इसको अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये सिंपल सा था लाइफ साइकिल जिसको आप इजीली समझा सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो ये पूरा प्रोसेस समझना होगा कि ये सारा का सारा प्रोसेस हो कैसे रहा है, ठीक है। तो आप चलते हैं, समझेंगे कि ये सारा प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, किस तरीके से चलता है, ठीक है। किस तरीके से ऑन्कोस्फेयर का फॉर्मेशन होगा, कैसे सिस्टिक सर्कस का फॉर्मेशन होगा, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये कुछ पॉइंट्स है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, उसको एक पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं कि जो लाइफ साइकिल है टीनिया सोलियम का वो डाइजेनेटिक होता है, ठीक है। डाइजेनेटिक का मतलब दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है, जिसमें से क्या होगा, जो प्राइमरी होस्ट है वो आपका मेन होगा और सेकेंडरी होस्ट पिग होगा, ठीक है। और इसकी जो लाइफ साइकिल है बिल्कुल लिवर फ्लूक के जैसे ही होती है, लेकिन उससे ये सिंपलर होता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का प्री लार्वल स्टेज नहीं मिलता। जैसे उस केस में मेटा सर्केरिया लार्वा देखने को, रीडिया लार्वा देखने को मिल रहा था, इस तरीके से यहाँ पे किसी भी तरीके का फ्री लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रेजेंस ऑफ सिंगल टेपवर्म इन द होस्ट रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यानी अब यहाँ पर लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होगा उसको समझते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो लाइफ साइकिल हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी होस्ट या ह्यूमन से, ठीक है। अब ह्यूमन के अंदर क्या होगा, मान लेते हैं कि सिंगल टेप वर्म प्रेजेंट है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिंगल टेप वर्म प्रेजेंट है। अब जो सिंगल टेप वर्म है, अब वहां पे डायरेक्टली क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं सकता, तो अब यहाँ पर होगा क्या, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है उसको समझ लेते हैं।
सपोज करो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम क्या है, आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस या टीनिया सोलियम का डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये वाला जो अपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, स्कॉलेक्स बोलते हैं, ठीक है, हेड लाइक, उसका नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिर धीरे धीरे ये फ्रेगमेंट्स बनने स्टार्ट होते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फ्रेगमेंट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो एंटीरियर वाला फ्रेगमेंट होते हैं पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते क्योंकि न्यूली फॉर्म्ड होते हैं, इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं। उसके जस्ट नीचे क्या होते हैं, थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, और जो सबसे लास्ट वाले होते हैं जिनको ग्रेविड प्रोग्लोटिड बोलते हैं वो फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो एंटीरियर मैच्योर प्रोग्लोटिड होते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल वाला पार्ट ज्यादा बोल सकते हो मैच्योर होता है, या फर्स्ट वो मैच्योर होता है। तो जो एंटीरियर प्रोग्लोटिड है, एंटीरियर प्रोग्लोटिड्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाले जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं उसकी या पोस्टीरियर प्रोग्लोटिड जो होगा, पोस्टीरियर प्रोग्लोटिड के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो ज्यादा मैच्योर होगा, ठीक है। तो अब होगा क्या कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सिरस। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है कि स्ट्रक्चर सिरस होता है, ठीक है। अब ये जो सिरस है ये क्या होगा, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। तो ये जो सिरस है ये वेजाइना के अंदर पेनिट्रेट करता है, ठीक है। अब ये आप पूछोगे कि ये इस तरीके से यहाँ पे कैसे पेनिट्रेट कर लेगा, तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग का मतलब ये जो आपको मैंने स्ट्रक्चर सीधा सीधा बनाया है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से इसके अंदर फोल्डिंग आपको देखने को मिल सकती है कि ये नीचे वाला स्ट्रक्चर ऊपर वाले स्ट्रक्चर के जस्ट पास आ जाए, जिसकी वजह से यहाँ से जो सिरस निकलेगा वो वेजाइना के अंदर पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। अब पेनिट्रेट करने के बाद क्या होगा कि जो पूरा का पूरा स्पर्मेटोजोआ है वो आपके वेजाइना के अंदर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इसको एक बार डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। अगर आप डायग्राम देख पाओ तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने वेजाइना बोला है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वेजाइना है, उसके जस्ट ऊपर ये क्या है, सिरस है, ठीक है। तो जो दूसरे प्रोग्लोटिड का जो सिरस है, दूसरे प्रोग्लोटिड का जो सिरस है वो वेजाइना के अंदर पेनिट्रेट होगा, और पेनिट्रेट होने के बाद पूरा का पूरा स्पर्मेटोजोआ को ये वेजाइना के अंदर रिलीज कर देता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे वेजाइना में स्पर्मेटोजोआ रिलीज होगा, ये स्पर्मेटोजोआ यहाँ वेजाइना से ट्रेवल करके इस स्वलन वाले स्ट्रक्चर के पास आता है जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल रिसेप्टेकल। ये नाम याद रखना है कि जो स्पर्मेटोजोआ है यहाँ से ट्रेवल करके कहाँ पे आएगा, सेमाइनल रिसेप्टेकल पे आएगा, और यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ कुछ समय का वेट करेगा, ठीक है। कुछ समय का वेट क्यों करेगा, बिकॉज यहाँ पर एग या ओवा अभी आया नहीं है, ठीक है। और ये उस समय तक का वेट करेगा जब तक कि ओवरी क्या है, ओवा रिलीज ना कर दे। जब ओवरी एग को रिलीज कर देगा या ओवा को रिलीज करेगा तो यहां से ओवरी से क्या होगा, ओवा और सेमाइनल रिसेप्टेकल्स में जो स्पर्मेटोजोआ पहले से प्रेजेंट है वो दोनों आपस में आके क्या करेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन बिल्कुल इस नीचे छोटे से डक्ट के पास होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन डक्ट। अब फर्टिलाइजेशन डक्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब ये जो फर्टिलाइज होने के बाद अब एग क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। अब ये जाइगोट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आने के बाद ये स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं ऊ टाइप। ये जो स्वलन स्ट्रक्चर है यहाँ पे जाइगोट आएगा। अब इस जाइगोट को ऊ टाइप के अंदर आने के बाद होगा क्या कि ये जो वाइटलाइन ग्लैंड्स है, ठीक है, ये जो वाइटलाइन ग्लैंड्स है, ये वाइटलाइन ग्लैंड क्या करेंगे, कुछ यॉक सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, यॉक सेल जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, और इस यॉक सेल के फॉर्मेशन की वजह से ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट के अराउंड क्या है, यॉक सेल का इस तरीके से एक लेयर बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक और लेयर का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है जिसकी वजह से कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी बना नहीं है, तो क्या हो गया, जाइगोट, और जाइगोट के ऊपर ये यॉक सेल, ये क्या होंगे, यॉक सेल। तो नीचे तो होगा जाइगोट और ऊपर से आपका क्या आ जाएगा, यॉक सेल। यॉक सेल कौन सिक्रीट कर रहा है, वाइटलाइन ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इसके बनने के बाद इस स्ट्रक्चर को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं यूट्रस। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना है इसको कहाँ भेज दिया जाएगा, यूट्रस के अंदर भेज दिया जाएगा। अब यूट्रस के अंदर क्या होता है, ये जो सेल, ये जो कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर बने हैं, इसका नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब जब इसका नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर यूट्रस के अंदर ये सारी चीजें मतलब कि फिट नहीं हो पाएंगी, इसलिए यूट्रस क्या करता है, अपने साइड साइड इस तरीके से लेटरल इन्वेजिनेशन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादा कैप्सूल को एक्यूमुलेट कर पाए, ठीक है, जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा ये क्या करे, एक्यूमुलेट कर पाए,
ये चीज आपको इतना ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सीरस वेजाइना के अंदर क्या करेगा, स्पर्मेटोजोआ रिलीज करेगा। वो स्पर्मेटोजोआ कहाँ पे आकर रिलीज होगा, सेमाइनल रिसेप्टिकल पे आके कुछ समय के लिए स्टोर होगा, और उसी समय क्या है, ओवरी एग रिलीज करेगी, और ये एग और यहाँ से स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइजेशन डक्ट के अंदर फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद ऊ टाइप में आते हैं। ऊ टाइप में वाइटलाइन डक्ट क्या है, यॉक सेल जैसा कुछ स्ट्रक्चर सिक्रीट करेगा, जो उसके आगे एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा जिसको बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो कैप्सूल है ये बन गया है, इसको ऊ टाइप से डायरेक्टली यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब जब ये यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा तो यहाँ पे जो रास्ता है थोड़ा हो सकता है रफ हो। ठीक है, तो इस रास्ते को स्मूथ बनाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर मैलिस ग्लैंड होता है। ठीक है, ये इधर से आप देख पा रहे हो, ये मैलिस ग्लैंड है। मैलिस ग्लैंड क्या करता है, थोड़ा सा कुछ सिक्रीशन करता है जिससे कि इस पाथ को ये स्मूथ कर दे। ठीक है, सो दैट कि ये जो कैप्सूल है इजिली यूट्रस के अंदर एंटर कर पाए। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही यूट्रस के अंदर कैप्सूल चला जाता है, कैप्सूल के जाने के बाद अब होता है जाइगोट के अंदर क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब कि अब जो जाइगोट है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहां तक की चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, फिर जब जाइगोट को उसके आगे से समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इज प्रीसीडेड बाय कॉपुलेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले कॉपुलेशन होगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मेल के अंदर का जो सिरस है वो वेजाइना के अंदर इंसर्ट होगा। ठीक है, ये बता ही दिया मैंने। उसके बाद क्या है, टीनिया सोलियम एक हर्माफ्रोडाइट स्ट्रक्चर होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होंगे एक ही बॉडी के अंदर, यानी ईच प्रोग्लोटिड, जितने ही प्रोग्लोटिड है उसके अंदर आपको बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अगर एक ही प्रोग्लोटिड का सिरस निकल के उसी प्रोग्लोटिड के वेजाइना के अंदर इंसर्ट हो जाता है तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। लेकिन एक प्रोग्लोटिड का जो सिरस है दूसरे प्रोग्लोटिड के वेजाइना के साथ इंसर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी पॉइंट को मैंने लिखा है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है अगर सेम प्रोग्लोटिड्स के बीच में होगा तो उसको बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन, लेकिन अगर दो डिफरेंट प्रोग्लोटिड्स के बीच में होगा तो उसको बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे प्रोग्लोटिड का मतलब है सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी पूरा का पूरा टीनिया सोलियम है वो सेगमेंटेड फॉर्म में होता है। अब ये प्रोग्लोटिड के अंदर कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जो पहला वीडियो है उसको एक बार जाकर देख लो, इससे क्या है ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर सेम प्रोग्लोटिड्स के बीच में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सेल्फ बोलेंगे, डिफरेंट प्रोग्लोटिड्स के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉपुलेशन इन प्रोग्लोटिड्स। जो एंटीरियर मैच्योर प्रोग्लोटिड है वो मेल जेनेटिलिया प्रोड्यूस करता है या विद मेल जेनेटिलिया कॉपुलेट करता है। पोस्टीरियर मैच्योर प्रोग्लोटिड जिसके अंदर फुल्ली डेवलप्ड फीमेल ऑर्गन होता है और ये फोल्डिंग की वजह से आपस में मतलब कि कॉपुलेशन कर पाते हैं। मींस कि जो एंटीरियर वाला प्रोग्लोटिड है वो मेल की तरह एक्ट करेगा, पोस्टीरियर वाला प्रोग्लोटिड किसकी तरह बिहेव करेगा, फीमेल की तरह एक्ट करेगा। दोनों ही में फोल्डिंग की वजह से दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे और फिर उसके बाद क्या है, सिरस इंसर्ट होगा वेजाइना के अंदर और फिर जाके क्या है, कॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हमें ये समझना होगा कि टीनिया सोलियम के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, और ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसी पॉइंट को हमने लिखा है कि स्पर्मेटोजोआ इंजेक्टेड इनटू द वेजाइना स्टोर्ड इन सेमाइनल रिसेप्टिकल्स, ये भी मैंने बता ही दिया, मीट ओवा एंड रिलीज्ड बाय द ओवरी in the fertilization duct leading to the zygote formation and internal fertilization। ठीक है, यानी क्या होगा कि सबसे पहले जो स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है वो सेमाइनल रिसेप्टिकल में कुछ समय के लिए वेट करेगा, उसके बाद ओवरी क्या करेगा, एग रिलीज करेगा, आपस में फर्टिलाइजेशन डक्ट में उनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन डक्ट में होने के बाद ऊ टाइप में जाते हैं जिसके वाइटलाइन डक्ट क्या, वाइटलाइन ग्लैंड क्या करेगा, यॉक सेल का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद वो कैप्सूल बना के कहाँ जाएंगे, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर होंगे। इस पॉइंट को हमने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि जो जाइगोट और एग सेल एंटर्स टू द ऊ टाइप एसोसिएट विद द यॉक और वाइटलाइन सेल प्रोवाइड द वाइटलाइन ग्लैंड। यानी ये डायग्राम देखो जरा यहाँ पे, ये जो था हमारा जाइगोट, ठीक है, या जिसको एग सेल बोल रहे हैं, अब ये क्या है, यॉक सेल के साथ मिलके ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना ले रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या, दीज स्ट्रक्चर्स आर देन इनक्लोज्ड विद इन द प्रोटेक्टिव सेल और क्रोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय द मटेरियल एक्सक्लूडेड बाय द यॉक सेल। यानी
ये जो यॉर्क सेल कुछ मेम्ब्रेन रिलीज करते हैं, उसके चारों तरफ क्या है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम कैप्सूल बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिजल्टिंग द कैप्सूल ट्रेवल टू द यूट्रस, जिसकी वजह से जब कैप्सूल बन जाएगा तो कैप्सूल कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यूट्रस के अंदर ट्रांसफर होगा तो उसके रास्ते को स्मूथ बनाने के लिए क्या किया जाता है, मेलिस ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। फॉर द फर्दर डेवलपमेंट विद इट्स पैसेज फैसिलिटेटेड बाय द लुब्रिकेशन ऑफ मेलिस ग्लैंड, यानी इसके रास्ते को स्मूथ बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए मेलिस ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, ये ध्यान रखना है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एज मोर कैप्सूल एंटर्स द यूट्रस, यानी जब ज्यादा से ज्यादा कैप्सूल यूट्रस के अंदर एंटर करेंगे, इट अडेप्ट्स बाय डेवलपिंग लेटरल ब्रांचेस, तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, इस तरीके से ये लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन करता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कैप्सूल को अकोमोडेट कर सके, ये ध्यान रखना है। अकोमोडेट द इंक्रीजिंग नंबर, यानी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कैप्सूल को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे लेटरल ब्रांचिंग हो जाती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ऑन्कोस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही कैप्सूल का फॉर्मेशन हो जाता है, कैप्सूल को कहाँ रिलीज कर दिया जाता है, यूट्रस के अंदर, ठीक है। यानी जो कैप्सूल है वो कहाँ पहुंचता है, आपके इस तरीके से लेटरली ब्रांच यूट्रस के अंदर आपका पूरा का पूरा कैप्सूल आ जाता है, ठीक है। ये कैप्सूल इस तरीके से इसके अंदर है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखना है, इस कैप्सूल के अंदर दो सेल्स प्रेजेंट है। एक तो ऊपर क्या है आपका, ऊपर तो इस तरीके से यॉर्क सेल प्रेजेंट है, और नीचे क्या है आपका एक्स सेल या जाइगोट प्रेजेंट है, ठीक है। ऊपर क्या होगा, यॉर्क सेल, और नीचे क्या होगा आपका, जाइगोट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस जाइगोट के अंदर अनइक्वल डिवीजन होता है, हॉलोब्लास्टिक होता है, बट यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगा या अनइक्वल क्लीवेज होगा। तो अनइक्वल डिवीजन की वजह से जो जाइगोट है दो सेल का फॉर्मेशन करता है। एक होता है लार्ज नेचर का, यानी उसका साइज बड़ा होता है, यानी अगर मैं बात करूं तो जाइगोट के अंदर क्या होगा, क्लीवेज होगा, डिवीजन होगा, जिससे दो टाइप के सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दो टाइप के सेल का कौन कौन सा फॉर्मेशन होगा, एक तो होगा लार्ज सेल, एक होगा लार्ज सेल, और एक होगा स्मॉल सेल। यानी इन दोनों को कंपैरिजन करें तो इसमें से एक क्या होगा, बड़ा दिखेगा, और एक कैसा दिखेगा आपको, छोटा दिखेगा। तो जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर उसको हम बोलेंगे मेगामियर, उसको क्या बोलेंगे, मेगामियर। जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है उसको क्या नाम देंगे, मेगामियर, ठीक है। और जो छोटा वाला सेल है उसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक सेल, उसको क्या नाम देने वाले हैं, उसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक सेल। तो डायग्राम में आप देख पाओगे कि दो सेल हैं, जो बड़ा दिख रहा है उसको हमने नाम दिया मेगामियर, जो छोटा है उसको क्या नाम दिया, एम्ब्रियोनिक सेल, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो मेगामियर और एम्ब्रियोनिक सेल है फिर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, मैच्योर प्रोग्लोटिड के अंदर हो रहा है, ठीक है। मैच्योर प्रोग्लोटिड, और ये पूरा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर चल रहा है। ऑन्कोस्फेयर का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर या मेन के अंदर हो रहा होगा सारा प्रोसेस, ठीक है। ये जो आपका प्रोग्लोटिड है, प्रोग्लोटिड के अंदर ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि ये जो मेगामियर और एम्ब्रियोनिक सेल है इसके अंदर फिर से डिवीजन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब मेगास्फीयर, जो ये मेगामियर है, मेगामियर के अगर अंदर डिवीजन होता है तो डिवीजन होने से ये मेगामियर के जैसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी जब डिवाइड होने के बाद क्या बनाएंगे, फिर से मेगामियर ही बनाएंगे, ठीक है, इसी के जैसा बनाएंगे। लेकिन जो एम्ब्रियोनिक सेल है ये डिवाइड होकर फिर से दो टाइप के सेल बनाते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक सेल क्या करेगा, फिर से डिवाइड होगा और फिर से दो टाइप के सेल बनाएगा। इसमें अगेन क्या होगा, एक होगा लार्ज सेल और एक इसमें क्या होगा, स्मॉल सेल। जो लार्ज सेल होगा उसको हम बोलेंगे मेगा हो गया, और दूसरा हमारा क्या होगा, मीजोमियर। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, मीजोमियर। और जो स्मॉल सेल होगा उसको बोलेंगे माइक्रोमियर, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोमियर बोलेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, डिवीजन की वजह से क्या होगा, अनइक्वल क्लीवेज बनेगा। लार्जर को क्या बोलेंगे, मेगामियर, और स्मॉलर को बोलेंगे एम्ब्रियोनिक सेल। फिर उसके बाद क्या है, मेगामियर फिर से डिवाइड होगा, मेगामियर के फिर से डिवीजन से मेगामियर जैसे स्ट्रक्चर दोबारा बनेंगे, लेकिन एम्ब्रियोनिक सेल से के डिवीजन से फिर से दो टाइप के सेल बनेंगे, एक लार्ज होगा एक स्मॉल होगा। लार्ज वाले को क्या बोलेंगे, मीजोमियर बोलेंगे, और स्मॉल वाले को क्या बोलेंगे, माइक्रोमियर बोलेंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो बड़े बड़े मेगामियर हैं, ये जो बड़े बड़े मेगामियर्स हैं, मेगामियर क्या करेंगे, ये जो यॉर्क वाले सेल है उसके साथ क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद क्या है, जस्ट एक आउटर न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा आपका, मीजोमियर होगा।
तो जनरली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। सेंटर में आपको देखने को मिलेगा माइक्रोमियर। ये माइक्रोमियर अपने आप को किस तरीके का बना लेते हैं, ये माइक्रोमियर बाद में जाके क्या कहलाने लग जाएंगे, इसको बोलेंगे मोरूला। इसको क्या बोलेंगे, मोरूला। माइक्रोमियर के जस्ट ऊपर, माइक्रोमियर के जस्ट ऊपर एक लेयर बनेगी जिसको हम नाम देंगे मीजोमियर लेयर। ठीक है, मीजोमियर के जस्ट ऊपर एक लेयर बनेगी, इस लेयर को क्या बोलेंगे, मेगामियर। ये लेयर बनेगी, इसको क्या बोलेंगे, मेगामियर। और उसके जस्ट ऊपर, उसके जस्ट ऊपर क्या होगा, आपको कुछ यॉर्क सेल के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से यॉर्क सेल के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। बाद में क्या होगा, ये जो यॉर्क सेल है ये मेगामियर के साथ ही फ्यूज हो जाएंगे, इस तरीके से फ्यूज हो जाएंगे मेगामियर के साथ। और फ्यूज होने के बाद ये जो डेवलपिंग अंदर वाला जो मोरूला है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहां तक की चीजों को हम क्या करते हैं, पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। ठीक है, होप यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, क्लीवेज इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्लीवेज कैसे होगा कि व्हेन कैप्सूल कंटेनिंग जाइगोट एग सेल रीचेस द यूट्रस इट अंडरगोज क्लीवेज। यानी जो यूट्रस के अंदर जैसे ही कैप्सूल जब एंटर करता है तब उसके अंदर क्या होगा, क्लीवेज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लीवेज कैसे नेचर का होता है, होलोब्लास्टिक होता है और अनइक्वल क्लीवेज होगा। ठीक है, क्लीवेज कैसा होता है यहाँ पे, होलोब्लास्टिक यानी कंप्लीट सेल का पार्टिसिपेट करते हैं, और ये कैसा होगा, अनइक्वल क्लीवेज होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये होलोब्लास्टिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि एंटायर जाइगोट सेल डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये अनइक्वल है। अनइक्वल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के डिफरेंट टाइप के सेल बनते हैं जिनका जो साइज है वो सेम नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, तो जो अनइक्वल डिवीजन है इसके केस में क्या होगा कि दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से लार्ज सेल्स को क्या बोलेंगे, मेगामियर, और स्मॉलर सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक सेल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मेगामियर है ये फिर से डिवाइड होगा, फर्दर डिवाइड होगा, और ये क्या बनाता है, सेवरल सिमिलर मेगामियर्स, यानी अपने जैसा दोबारा से मेगामियर बनाएगा। लेकिन जो एम्ब्रियोनिक सेल है वो डिवाइड होगा फिर से और दो टाइप के सेल बनाएगा, जिसमें से लार्जर वाले सेल को बोलेंगे मीजोमियर और स्मॉलर वाले सेल को क्या बोलेंगे, माइक्रोमियर। ठीक है, अब ये जो माइक्रोमियर है क्या करता है, एक राउंडेड मास का फॉर्मेशन करता है जिसको हम मोरूला बोलते हैं। और इस मोरूला को सराउंड करने के लिए क्या होगा, मोरूला के जस्ट ऊपर आपका क्या प्रेजेंट होगा, मीजोमियर, और उसके जस्ट ऊपर क्या होगा, मेगामियर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और मेगामियर के ऊपर भी क्या है, आपका यॉर्क वाला सेल का एक लेयर प्रेजेंट होगा। द यॉर्क और व्हाइट लाइन सेल ट्रांसफर इट्स यॉर्क टू द मेगामियर एंड ग्रेजुअली डिसअपियर। इसका मतलब क्या है, जो यॉर्क सेल है वो मेगामियर को अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर लेगा और खुद यॉर्क सेल गायब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो लार्ज यॉर्की मेगामियर है, अब जो ये लार्ज यॉर्की मेगामियर है वो फ्यूज होगा एन आउटर सिंशियल न्यूट्रिटिव एनवेलप और आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच नरिशेस द एम्ब्रियोनिक सेल एंड फाइनली डिसअपियर। अब ये क्या होगा, जो लास्ट, जो सबसे पहले क्या है, यॉर्क सेल मेगामियर के साथ क्या हो रहा था, फ्यूज हो रहा था। अब फ्यूज होकर वो न्यूट्रिटिव लेयर बन गया। अब ये जो न्यूट्रिटिव लेयर है ये क्या करेगा, बाकी जो नीचे वाले जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको न्यूट्रिशन देगा और कुछ समय के बाद वो भी गायब हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब ये क्या है, जो बीच का जो मीडियम मीजोमियर है वो क्या करेगा, अब वो जो लास्ट वाली जो लेयर है, क्योंकि ऊपर की दो लेयर ऑलरेडी गायब हो चुकी है, तो जो लास्ट वाली जो लेयर है वो क्या करेगी, थिक हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, क्यूटिकुलराइज्ड हो जाएगी और रेडियली स्टेरिएटेड सेल हो जाएगी, जिसको हम एम्ब्रियोफोर या इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। और ये क्या करेगा, मोरूला को सराउंड करेगा। मतलब ये जो डायग्राम अभी हमने बनाया था कि बीच में क्या होगा, माइक्रोमियर है, वो बाद में जाके मोरूला बना लेंगे, ये इस तरीके से मोरूला बना लेंगे। ठीक है, मोरूला बनाने के बाद जस्ट इसके ऊपर क्या था, हमारा मीजोमियर का लेयर था, ये मीजोमियर का लेयर था, और इसके ऊपर जो आपके जो दो मेम्ब्रेन थे वो डिसअपियर हो जाते हैं। अब ये जो मीजोमियर है, ये जो मीजोमियर है, ये मीजोमियर क्या होगा, फाइनली जाके थिक क्यूटिकुलराइज हो जाएंगे, और क्यूटिकुलराइज होने के बाद इसका जो नाम है वो बन जाएगा एम्ब्रियोफोर। ये क्या बन जाएगा, एम्ब्रियोफोर। अब ये एम्ब्रियोफोर ही क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बीनीथ द एम्ब्रियोफोर थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो अगर हम बात करें जो एम्ब्रियोफोर है इसके जस्ट नीचे, ये मान लेते हैं एम्ब्रियोफोर है, ये मोरूला है, तो एम्ब्रियोफोर के जस्ट नीचे एक थिन लेयर बनती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऊपर होगा एम्ब्रियोफोर, एम्ब्रियोफोर, उसके जस्ट नीचे होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, और उसके जस्ट नीचे होगा मोरूला। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी जो मोरूला है
ये क्या होगा, इसका जो मॉर्फोलॉजिकल जो पोस्टीरियर एंड है, अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये ऑनकोफोर का मतलब क्या है यहाँ पे कि बीच में मोरूला है और उसके जस्ट ऊपर ये इस तरीके से नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन आप देख ही रहे हो। ऊपर वाला ये क्या जो स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे एम्ब्रियोफोर। ये आपका एम्ब्रियोफोर होगा। उसके जस्ट नीचे थिन जो मेम्ब्रेन देख रहे हो उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जो मोरूला है, मोरूला के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होगा। अब मोरूला के अंदर डिवीजन कैसे स्टार्ट होता है उसको समझते हैं। मोरूला के अंदर कुछ पोस्टीरियर सेल्स होते हैं जिनको ऑन्कोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, ऑन्कोब्लास्ट सेल्स बोलेंगे। अब ये जो ऑन्कोब्लास्ट है ये बेसिकली 3 पेयर्स ऑफ हुक्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इसी पॉइंट को लिखा है, मोरूला एट्स इट्स मॉर्फोलॉजिकली पोस्टीरियर एंड डेवलप 3 secreted pairs of chitinous hook डिफ्रेंशिएटेड कॉल्ड एज ऑन्कोब्लास्ट। यानी मोरूला के अंदर एक स्पेशल पोस्टीरियर सेल होता है जिसको हम बोलते हैं ऑन्कोब्लास्ट, और ये क्या करेगा, 3 पेयर ऑफ हुक का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यानी 3 पेयर हुक का मतलब क्या है, 6 नंबर्स में। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे ये 3 पेयर हुक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 6 नेचर के हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हेक्साकेंथ। इसको हेक्साकेंथ हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 हुक्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, 6 हुक्स बने हुए हैं यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेक्साकेंथ लार्वा बोलेंगे। तो इसी पॉइंट को हमने लिख रखा है, दिस 6 हुक्ड एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज हेक्साकंथ। यानी यहाँ पे जो 6 हुक्ड एम्ब्रियो, इसको क्या नाम देंगे, हेक्साकंथ बोलेंगे। एंड इसके पास क्या होगा, ये लार्ज पेयर ऑफ पेनिट्रेशन ग्लैंड भी प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब ये जो हेक्साकेंथ लार्वा है, ये इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल जाएंगे। हेक्साकेंथ के ऊपर भी क्या है, आपको 2 मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएंगे। डायग्राम में भी हो सकता है ब्लरी हो, तो ये नीचे वाला हेक्साकेंथ है, उसके ऊपर इसके 2 मेम्ब्रेन होंगे। उसके ऊपर क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर एम्ब्रियोफोर होगा, ये ध्यान रखना है। तो अभी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये आगे आपका हेक्साकेंथ, उसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, फिर उसके ऊपर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, और सबसे ऊपर क्या है, एम्ब्रियोफोर, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम आपको ध्यान रखना है। द हेक्साकेंथ टुगेदर विद ऑल द मेम्ब्रेन सराउंडिंग इट इज नॉन एज ऑन्कोस्फेयर। यानी हेक्साकेंथ इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ इसको क्या बोलना स्टार्ट करेंगे, ऑन्कोस्फेयर बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इट लूजेस द ओरिजिनल थिन शेल कोरियोनिक मेम्ब्रेन सो द एम्ब्रियोफोर फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग। अब क्या है, उसके ऊपर के जितने भी सारे स्ट्रक्चर अगर गायब हो जाएंगे तो सिर्फ एम्ब्रियोफोर बचा है, तो ये एम्ब्रियोफोर ही क्या करेगा कि उसकी प्रोटेक्टिव लेयरिंग या आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि अगर इसके दोनों ये लास्ट वाले मेम्ब्रेन भी गायब हो जाए तो सिर्फ एम्ब्रियोफोर ही बचेगा। ये जो एम्ब्रियोफोर है वही क्या करेगा, लार्ज एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बाय द टाइम ऑन्कोस्फेयर आर फॉर्म्ड प्रोग्लॉटिड बिकम ग्रेविड एंड इंक्रीजेज इन साइज। यानी कि जब ऑन्कोस्फेयर लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा होता है उस समय जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड है वो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में कन्वर्ट हो चुका होता है, और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड एपोलाइसिस के बाद क्या है, ह्यूमन एक्सीटा के थ्रू बॉडी के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये जो यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस के अंदर लगभग 7 से 13 लेटरल ब्रांचेस होती है। ये जो लेटरल ब्रांचेस है उसके नंबर कितने होते हैं, 7 से 13 होते हैं, ठीक है, ऑन ईच साइड, एंड कंटेन 30,000 से 40,000 ऑन्कोस्फेयर लार्वा कंटेन करते हैं। लेकिन टीनिया सेजिनेटा के अंदर ये जो लेटरल जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके जो नंबर्स होते हैं ज्यादा होते हैं, यानी लेटरल ब्रांच ज्यादा होते हैं, लगभग 16 से 20 होते हैं। यानी टीनिया सेजिनेटा ज्यादा से ज्यादा एग को कंटेन कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लीविंग द हाईली ब्रांच यूट्रस द रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज रिप्रोडक्टिवली डीजेनरेटेड। यानी क्या होगा, इन स्ट्रक्चर को छोड़ने के बाद जैसे ही प्रोग्लॉटिड्स जैसे ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में कन्वर्ट होगा तो बाकी सारे स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेक्शन टू द सेकेंडरी होस्ट, यानी पिग के अंदर इन्फेक्शन किस तरीके से स्टार्ट होगा। तो ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है जिसके अंदर ऑन्कोस्फेयर लार्वा बन चुका है, ठीक है। अब ये ऑन्कोस्फेयर लार्वा या जो ग्रेविड है ये क्या होगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर एनवायरमेंट में आएंगे। एनवायरमेंट में आने के बाद क्या है कि ये जो पिग है उस एक्सक्रीटा को के ऊपर फीड करेगा, उसको खाएगा, ठीक है। तो उसको खाने के बाद क्या है कि जैसे ही वो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड उसके बॉडी के अंदर जाएगा, उसके बाद क्या है, जो स्टमक है, स्टमक का जो एसिडिक एंजाइम है वो उसके ऊपर की लेयर को क्या कर देता है, डीजनरेट कर देता है, ठीक है। जैसे उसके ऊपर की लेयर को डीजनरेट करेगा तो हुक्ड वाला जो स्ट्रक्चर है हेक्साकेंथ वो बाहर आएगा। बाहर आते ही क्या होगा कि जैसे ही अंदर आएगा तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बचा है, क्योंकि अभी हमारे पास 2 लेयर है, सबसे पहले क्या है, ये 6 हुक्ड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। इन 6 हुक्ड स्ट्रक्चर को हेक्साकेंथ बोलेंगे, हेक्साकेंथ बोलेंगे। इसके ऊपर क्या है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर है एम्ब्रियोफोर। तो एम्ब्रियोफोर क्या होता है कि जैसे ही
पिग के स्टमक में जाएगा तो उसका एसिडिक एंजाइम क्या करेगा, इस एम्ब्रियोफोर लेयर को डीजनरेट कर देता है। और जैसे ही डीजनरेट हो जाएगा लेयर, उस समय क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो हेक्साकेंथ लार्वा है अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बेसिक एनवायरनमेंट है वो क्या करेगा, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को हटा देगा। अब जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन को हटाएगा उसके बाद ये क्या बचा, आपका हेक्साकेंथ लार्वा बचा। ये हेक्साकेंथ लार्वा क्या होगा करेगा कि जो पिग है उसके सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन के थ्रू छेद करके पूरा का पूरा जो म्यूकोसल ब्लड फ्लो है उसके अंदर एंटर करेगा, और म्यूकोसल ब्लड फ्लो के थ्रू ये क्या है कि जाके स्ट्राइप्ड मसल या वॉलेंट्री मसल्स के अंदर जाके सेटल हो जाएगा और वहीं पे फिर अपने आप को लंबे समय तक के लिए रख सकता है। अब जैसे ही उसको कोई खाएगा उसके अंदर क्या है, सेटल होगा, ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिस्टी सर्कस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, gravid proglotid detached from the primary host and passed out in the feces, disintegrating on the ground, releasing the oncosphere। यानी ग्रेविड प्रोग्लोटिड क्या होगा, ह्यूमन वेस्ट के थ्रू बाहर में आएगा और डीजनरेट होकर ऑनकोस्फेयर को रिलीज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो सेकेंडरी होस्ट है जैसे कि पिग, डॉग, मंकी, शीप या इवन ह्यूमन, वो क्या करेंगे, वो उसको इन्फेक्टेड जो स्टेज है इसको इंजेस्ट करेगा, खाएगा ऑनकोस्फेयर को। ठीक है, थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर या फूड। ठीक है, अब ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन क्या होगा कि ह्यूमन भी एज अ सेकेंडरी होस्ट की तरह वर्क कर सकता है। कैसे कर सकता है, ह्यूमन कैन ऑल्सो बिकम अ सेकेंडरी होस्ट बाय कंज्यूमिंग इनएडिक्वेट कुक्ड मिक्ड या फिर रॉ वेजिटेबल कंटेनिंग ऑनकोस्फेयर। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट की तरह वर्क करेगा तो उसके अंदर सिस्टी सर्कोसिस हो जाएगा। ठीक है, अगर प्राइमरी होस्ट की तरह वर्क करेगा तो टीनियासिस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ऑटो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, ऑटो इन्फेक्शन का सिंपल मतलब है कि जैसे मान लेते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड है, ह्यूमन बॉडी से टूट के उसके फिसेस के थ्रू बाहर निकलना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो टूटता तो है लेकिन रिवर्स पेरिस्टालसिस की वजह से वो इंटेस्टाइन से क्या हो जाएगा, दोबारा से स्टमक में चला जाएगा और वहां से फिर वो ग्रोथ करेगा। यानी जो ऑनकोस्फेयर बाहर निकलना चाहिए था वो ऑनकोस्फेयर क्या है, ह्यूमन के बॉडी के अंदर रह जाएगा और फिर से उसके अंदर वो डेवलपमेंट, वो साइकिल कंप्लीट कर लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, auto infection can occur in primary host if detached proglotid are carried back to the stomach via reverse peristalsis, liberating oncosphere within the same individual। यानी रिवर्स पेरिस्टालसिस की वजह से जो ग्रेविड है जिसको बाहर जाना चाहिए था वो दोबारा स्टमक में चला जाता है और स्टमक में जाने के बाद वो फिर से दोबारा से ऑनकोस्फेयर वाली लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर देता है, यानी सिस्टिस सर्कोसिस कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं माइग्रेशन विद इन द सेकेंडरी होस्ट, यानी सेकेंडरी होस्ट के अंदर किस तरीके से हेक्साकेंथ लार्वा का माइग्रेशन होता है, किस तरीके से मूवमेंट होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इनिशियल स्टेजेस की बात करें तो पिग के अंदर क्या होगा कि पिग के स्टमक के अंदर जो ऑनकोस्फेयर है वो अपने जो ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हटा देता है। यानी कौन सी लेयर हो गया, एम्ब्रियोफोर और बेसमेंट मेम्ब्रेन को हटा देता है ड्यू टू एसिडिक जूस। ठीक है, उसके बाद इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, जो फ्री हेक्साकेंथ एम्ब्रियो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव करता है एंड लूजेज इट्स रिमेनिंग मेम्ब्रेन, और जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है उसको भी गिरा चुका होता है क्योंकि उसके अंदर एल्कलाइन जूस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि जो बाइल सॉल्ट्स की वजह से ये एक्टिवेट होगा और हेक्साकेंथ लार्वा क्या होगा, सब म्यूकोसा या स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा को बोर करेगा, यानी उसके अंदर छेद करेगा और वहां से क्या होगा, इंटेस्टाइनल लाइनिंग के थ्रू ये सब म्यूकोसल ब्लड फ्लो और लिम्फ के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही उसके अंदर एंटर करेगा हेक्साकेंथ लार्वा यूज करता है हुक टू एंकर to the intestinal wall and penetration gland dissolves the tissues and this process takes most around 10 minutes after which the hooks are shed। यानी जो हेक्साकेंथ लार्वा रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद क्या है, इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा, एंटर करके वो सब म्यूकोसल ब्लड फ्लो में जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में उसको कितना टाइम लगता है, 10 मिनट लगता है, और जैसे ही वो उसको बोर कर देगा उसके बाद जो उसको हुक्स थे वो शेड ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे एंटर करेगा उसको समझते हैं। जो हेक्साकेंथ लार्वा है वो क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा बाय सब म्यूकोसल ब्लड वेसल, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, और वहां से लिवर के अंदर जाएगा। लिवर से फिर हिपैटिक पोर्टल वेन की मदद से कहाँ पहुंचता है, हार्ट के अंदर पहुंच सकता है। उसके बाद ये आर्टेरियल सर्कुलेशन की वजह से अलग अलग, क्योंकि जैसे ही हार्ट में पहुंचा उसके बाद क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स तक ये ट्रांसफर कर सकता है। फिर टारगेट टिश्यू या सेटलमेंट कहाँ करता है, इट्स प्राइमरी सेटल इन द स्ट्राइप्ड या वॉलेंट्री मसल सच एज दोज, जैसे टंग, शोल्डर, नेक, थाइज, इसके मसल्स के अंदर ये जाके स्टोर हो जाता है, जहां पर ये क्या होगा, डेवलप होता है ब्लैडर वॉर्म या सिस्टी सर्कस के अंदर, यानी उसके मसल्स में जाके स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद ये वहीं पे ग्रोथ करके सिस्टी सर्कस में डेवलप होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इन ऑर्गन्स के अलावा ये और कहाँ मतलब जमा हो सकते हैं, लंग्स में, लिवर्स में, किडनी में, ब्रेन्स में, या नॉन मस्कुलर वाइटल ऑर्गन आइज में भी ये जाके
डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। यानी इनके मसल्स के अंदर, पिग के मसल्स के अंदर ये सिस्टी सर्कस लेवल तक डेवलप होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप समझेंगे कि सिस्टी सर्कस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सिस्टी सर्कस का फॉर्मेशन कैसा होगा, ये जो हेक्साकैंथ लार्वा था, हेक्साकैंथ लार्वा के अंदर सबसे पहले इन्वेजिनेशन होगा, अंदर की तरफ ये इन्वेजिनेट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो हेक्साकैंथ लार्वा कैसा था, इस तरीके से गोला सा था। अब इसके अंदर अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन होना स्टार्ट होगा। इस इन्वेजिनेशन की वजह से यहाँ पे क्या है, जो होस्ट है यानी पिग है, उसके ब्लड प्लाज्मा यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा और इसके अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। डेवलपमेंट होने के बाद इस इन्वेजिनेशन की वजह से यहाँ पे प्रोस्कोलेक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। प्रोस्कोलेक्स का मतलब कि वो हेड से बनने से पहले वाला स्ट्रक्चर प्रोस्कोलेक्स का फॉर्मेशन होगा, ये अंदर की तरफ यानी इन्वर्टेड अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से इन्वेजिनेशन की वजह से प्रोस्कोलेक्स, इसके अंदर सक्कर्स, रोस्टेलम, इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जैसे ही ये वाला जो स्ट्रक्चर है सिस्टी सर्कस वाला, ये स्ट्रक्चर बन के उसके अंदर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिक्स होने के बाद क्या है, जैसे ही ह्यूमन मीजली पॉर्क को खाता है, उसके बाद जो डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा कि ये जो प्रोस्कोलेक्स है ये बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आने के बाद अपने सकर्स की मदद से क्या करेगा, इंटेस्टाइनल वॉल्स पे चिपक जाएगा। चिपकने के बाद यहाँ पे जो इसका नेक वाला पार्ट है, इसके अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा इसके अंदर, और धीरे धीरे इस तरीके से सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, और लास्ट में ये जो पार्ट है ब्लैडर वाला, ये शेड ऑफ कर दिया जाएगा, और इसी का डेवलपमेंट करते करते ये जो नीचे वाला पार्ट है ग्रेविट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट शेड ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर से वही वाला साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ग्रेविट या उससे ऊपर जो एंटीरियर वाला पार्ट है उसका सिरस निकलेगा, और दूसरे वाले का वेजाइना में वो स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफर करेगा, और पूरा का पूरा साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी पॉइंट को हमने लिख रखा है यहाँ पे, द हेक्साकैंथ लार्वा एब्जॉर्ब नरिशमेंट एंड ग्रोज एंड डेवलप अ सेंट्रल कैविटी फिल्ड विद होस्ट ब्लड प्लाज्मा फॉर्मिंग फ्लूइड फिल्ड वेसिकल और ब्लैडर बनाता है, ठीक है। द ब्लैडर वॉल थिकर्स एंड इन्वेजिनेट्स टू फॉर्म एन इन्वर्टेड स्कोलेक्स विद अ सक्कर हुक्स एंड अ रोस्टेलम, यानी इन्वेजिनेशन होगा अंदर और इसके अंदर रोस्टेलम का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इन टीनिया सोलियम दिस ब्लैडर वॉर्म इज आ सिस्टी सर्कस, ये क्या है, एक सिस्टी सर्कस होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज वेसिकल सिंगल स्कोलेक्स और सिस्टी सर्कस सेलुलोसी, क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर सेलुलोज लाइक वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिस्टी सर्कस मैच्योर इन पिग्स, ये ध्यान रखना है, सिस्टी सर्कस पिग के अंदर मैच्योर होता है अप्रोक्सीमेटली 10 वीक्स एंड रिमेन्स वायबल फॉर द सेवरल ईयर्स, यानी सिस्टी सर्कस क्या है, पिग के अंदर लगभग कई साल तक जिंदा रह सकते, सर्वाइव कर सकते हैं, ध्यान रखना है। एंड कैल्सिफाइड अपॉन डेथ, और जब वो मरते हैं तो कैल्सिफाइड हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाते, ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि सिस्टी सर्कस टेप वॉर्म में तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक वो ह्यूमन साइकिल के अंदर या ह्यूमन के अंदर एंटर नहीं करता, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने लिखा है, दे डेवलप इनटू अडल्ट टेप वॉर्म ओनली व्हेन इंजेस्टेड बाय द ह्यूमन होस्ट, यानी ये टेप वॉर्म में तभी कन्वर्ट होंगे जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर होंगे, अदरवाइज ये नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट समझते हैं कि प्राइमरी होस्ट यानी ह्यूमन के अंदर ये किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसको समझेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ह्यूमन क्या करेगा, वो मीजली पॉर्क को खाएगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, इन्फेक्शन अकर्स व्हेन ह्यूमन कंज्यूम अंडर कुक्ड पॉर्क कंटेनिंग सिस्टी सर्कस लार्वल स्टेज ऑफ टेपवॉर्म, यानी जैसे अगर कोई ह्यूमन वो अंडर कुक्ड फूड खाता है जिसके अंदर मीजली पॉर्क प्रेजेंट है, या बोल सकते हैं सिस्टी सर्कस प्रेजेंट है, तब ये इन्फेक्शन उसके अंदर आएगा, ठीक है। जब ये सिस्टी सर्कस रीच करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तब ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो प्रोस्कोलेक्स है वो क्या होगा, बाहर निकलता है, इन्वेजिनेट होता है और इंटेस्टाइनल वॉल के साथ चिपक जाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा, जो नेक है उसके बाद उसके अंदर प्रोलिफरेशन या डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोग्लोटिड्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैच्योर हो जाएगा ब्लैडर डिटैचेज हो जाएगा, जैसे मैच्योर होगा तो ये वाला जो पार्ट है ब्लैडर है वो डिटैच हो जाएगा, ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, ओवर 10 to 12 वीक द पैरासाइट मैच्योर, यानी लगभग 10 से 12 वीक के अंदर पैरासाइट मैच्योर हो जाता है अडल्ट टेप वॉर्म में, एंड डेवलप्ड ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, और ग्रेविड प्रोग्लोटिड का फॉर्मेशन करेगा जिसके अंदर दोबारा से एग प्रेजेंट होते हैं, ऑन्कोस्फीयर प्रेजेंट होगा और उसको फिर से बाहर रिलीज किया जाएगा, फिर पिक खाएगा, और इसी तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है। तो होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, आपको ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।